स्लोगन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि वो दावा करते हैं कि अब बीजेपी की इच्छा है कि सबका साथ सबका विकास, यानी कि 36 कौम, सभी धर्म संप्रदाय, सबको साथ लेके चलना। यही एक चुनौती, ये नारा है जो आदित्यनाथ के सामने होगा। चले शपथ के ठीक बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कह रहे हैं आदित्यनाथ, और उसके बाद हमारे पैनल पे हम लौटेंगे। हमारे साथ बीएसपी नेता विष्णु कुलवाल साहब भी पैनल में मौजूद हैं। सरदेव दीनदयाल जी के अंत्योदय के उस सपने को साकार करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह कृत संकल्पित है। इस मौके पर आप सबके माध्यम से हम प्रदेश की जनता को पूरी तरह आश्वस्त करना चाहते हैं। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें कहीं भी कोई कौर कसर नहीं छोड़ेगी। चलिए, तो आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो भी विकास के लिए कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाएंगे। यही सवाल है कि विकास ही एजेंडा होना चाहिए सभी राजनीतिक दलों का। बात चुनाव से पहले के कोई आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन ये माना जाना चाहिए कि लोकतंत्र और हमारा संविधान साफ कहता है कि आप जब सत्ता के सिंहासन पे बैठते हैं, लोकतंत्र की उस कुर्सी पे बैठते हैं, तो एक आप जवाबदेही आपके कंधों पे होती है। और मुझे लगता है कि रियल में ये सबको साथ लेकर के चलने की बात होती है। 36 कौमों में आपका विश्वास होना चाहिए, उनका विश्वास जीतने का आपका संकल्प होना चाहिए। चले, हम चर्चा शुरू करेंगे। कुलवाल साहब, सरकार बन चुके हैं, चुनाव से पहले हमने बहुत बहस की है। आदित्यनाथ सत्ता के महंत यानी कि वहां के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सबका साथ सबका विकास बीजेपी का नेता है, माफ करिएगा, नारा है। और आदित्यनाथ जी का जो बैकग्राउंड जिस तरह का रहा है उसको लेकर के, लेकिन अभी उनका दावा है कि हमारी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश का विकास है। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा नहीं दिया, उन्होंने बहुत नारे दिए, बदल बदल के मुख्य जैसे उनको मौका मिला उन्होंने नारों का प्रयोग किया। सवाल है कि आदित्य योगी जी जो मुख्यमंत्री बने, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सवाल है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले ये कानून के सबसे बड़े आदमी हैं, इनकी सरकार सबसे बड़ी है। जब गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार किया या वो खुद गिरफ्तार होने गए, तो इनके होने वाले मंत्री, अब मैं ये सब होने वाले क्योंकि उस समय थे नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि देख लो, हमने कहा था ना कि आते ही पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, कानून को मजबूत करेंगे और कानून का काम करेंगे। मगर आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही इलाहाबाद में बीएसपी के नेता की हत्या हुई। उसके लिए अब इनके पास कोई नहीं बचा कि हम कानून व्यवस्था कैसी करेंगे। ये कौन सी कानून व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। देखिए, योगी साहब जो मुख्यमंत्री बने हैं, इनका अभी एजेंडा एक ही है और ये उस एजेंडे के तहत ही ये मुख्यमंत्री बने हैं। सबसे पहले इनका एजेंडा है कि विकास, सबका साथ सबका विकास तो देखा जाएगा बाद में, सबसे पहले मंदिर के विकास की बात और मंदिर बनाने की बात होगी। आज इस देश में मंदिर बन जाए तो हम सब दल भी चाहते हैं कि मंदिर बन जाए और जिससे ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को बधाई। और मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो राम मंदिर बनाने का जो आपने जो प्रण लिया था, उस प्रण को नंबर 1 पे लेके और राम मंदिर बना दीजिए। कोई पार्टी आपका विरोध नहीं कर रही है, कोई संगठन आपका विरोध नहीं कर रहा है। जब वहां पे आपके आश्रम में ही लोग सेल्फी ले रहे हैं, मुझको तो समझ में नहीं आया कि मस्जिद में जाएंगे तो टोपी लगानी पड़ेगी और बाबा के आश्रम में आएंगे तो टोपी लगा के आएंगे। ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि कौन सी मुख्यमंत्री बनते ही ये कौन सा इनका सिस्टम चालू हो गया, जब इन्होंने एक भी टिकट मुसलमान को नहीं दिया। और आज ये राज्य मंत्री के रूप में एक मुस्लिम को मुख्य मंत्री बना रहे हैं। योगेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए जब मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 325 विधायक चुनाव जीत के आए, उन 325 में कोई काबिल नहीं बचा जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाए।
दो उप मुख्यमंत्री बनाए, एक मुख्यमंत्री बनाए, मुख्यमंत्री जी खुद सांसद, एक खुद इनके एमपी केशव प्रसाद मौर्य वो सांसद, एक दिनेश जी जो डिप्टी अपने यहाँ पर लखनऊ के मेयर रहे हैं, एक वो, मतलब इनके पास 325 एमएलए जीत के आए, उनमें विधायक बनने की कैपेसिटी का कोई आदमी नहीं था। नहीं, क्या कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? साहब देखिए, पहले मर्तबा ऐसा हल नहीं है। कई बार राजनीतिक दलों ने ऐसे अवसर, जब अगर आज मान लो कि आपके यहाँ बहुमत होता, मायावती जी ने कौन सा चुनाव लड़ा था? मायावती विधान परिषद से आ जाती ना। नहीं, लेकिन अभी मेंबर तो नहीं है ना विधान परिषद की अभी भी। नहीं, हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, विधान, ये देखिए, एक हम टारगेट नहीं कर सकते। और बात रही मुसलमानों की, तो हमारी तो इच्छा भी यही है कि आदित्यनाथ तब से पहले बयान बेशक कुछ भी देते हों, लेकिन अब वास्तव में उत्तर प्रदेश का विकास, सबको साथ लेकर के चलने का जिम्मा और चुनौती उनके पास में है, सामने है इस वक्त उनके। तो अगर वास्तव में मुसलमानों के प्रति अगर उनका लगाव बढ़ रहा है, उनमें अगर दिखता है कि सबको साथ लेकर चलने की अगर इच्छा शक्ति उनकी जागृत होती है, तो मेरा मानना है कि इसे राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये तो आप भी चाहते होंगे, सुशील जी भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि एक पोलराइज करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। 36 कौम को साथ लेकर के चलने का एक आपको संकल्प होना चाहिए। तो इन्होंने चुनाव के वक्त पे 36 कौम साथ लेने की बात क्यों नहीं की? आज जरूरत पड़ेगी 36 कौम की, क्योंकि सरकार में आते ही सब चीजें उनको दिखने लग जाती है कि अब हमें करना क्या है। चलिए, देखिए योगेंद्र जी, आपके पास में आ रहा हूं, मैं सुशील जी के पास में जाना चाहूंगा। सुशील जी, अब क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ का दावा यही है कि हमारा पहला एजेंडा बेरोजगारी खत्म करना, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना और सबको साथ लेकर के उत्तर प्रदेश का विकास करना है? देखिए, भारत के संविधान की शपथ लेने के बाद में जो बातें की जाती हैं वो एक सीमित दायरे में ही की जा सकती हैं। बेसिक बात यह है कि जिस तरह चुनावों के अंदर जिस तरह भारी बहुमत मिला, उसके तो बहुत से कारण हैं, उसके काफी विश्लेषण भी हो चुका है। और सबसे बड़ा कारण जो बीजेपी ने जो अपना पत्ता खोला है, जो इसके ध्रुवीकरण के जो सबसे बड़े मास्टर रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक रहे हैं, उन्हीं को आपने एकदम जो है आगे करके मुख्यमंत्री बना दिया और आपने शो कर दिया कि हमारे 2019 का एजेंडा ये है। हिंदुत्व है आपका, ये कहना है? आपका एजेंडा ध्रुवीकरण का है, आपका एजेंडा हिंदुत्व का है, आपका एजेंडा जो एंटी मुसलमान जो इनकी रणनीति उसके तहत पूरे देश के अंदर एक वातावरण बनाने का है। तो जिस तरह गुजरात में जो कार्यक्रम जो हुआ और मोदी जी उभर के आए, और उसके बाद में ये दूसरे नेता हैं जो यूपी के अंदर जो इनका सिस्टम है काम करने का, जिस तरह के बयान देते हैं, जिस तरह के मुकदमे इन पे चल रहे हैं, जिस तरह के बातें करते हैं, पार्लियामेंट में भी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरह वो रोए वो एक बार पार्लियामेंट में अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ उसको लेकर के। तो जो स्थितियां हैं, 325 कितने भी 300 से ज्यादा लोग जीते, एक से एक सीनियर लोग भी थे, मुख्यमंत्री उनमें से बनता तो बेटर था, लेकिन पार्टी का इनका आंतरिक मामला है, जिसको चाहे उसको बनाए। लेकिन इसमें यह तय हो गया कि अब कोई विकास की कोई बात नहीं है, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है, सुरक्षा की कोई बात नहीं है। अब जो एजेंडा है वो देश की जनता को समझ में आ गया है कि 2019 का चुनाव किस तरह लड़ा जाएगा और किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा और कैसे लड़ा जाएगा। मंदिर की बात करते हैं, मंदिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, विशेष बेंच बनवाओ, फैसला करवाओ और फैसले के हिसाब से संवैधानिक दायरे में जो करना करो। लेकिन आपने 2.5 साल निकाल दिए, अभी तक ऐसा कुछ किया ही नहीं। आपने पिटीशनें लगी पड़ी है, बेंच बनवाई नहीं, 2.5 साल निकाल दिए, लेकिन आप मंदिर बनाना ही नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि मुद्दा जिंदा रहे, मुद्दा खत्म नहीं हो और हम इस पर रोटियां सेकते रहें। तो कुल मिला के बात यह है कि जो मुख्यमंत्री जी नए बने हैं वो जो बातें कह रहे हैं और जो लंबी चौड़ी उनकी टीम बनी है, हम उम्मीद करते हैं कि वो उसी पे खरे उतरें और कानून व्यवस्था, विकास, लोगों को रोजगार, जो लोकसभा में वादे किए थे मोदी जी ने, महंगाई का मामला ले लो, बेरोजगारी का मामला ले लो, सुरक्षा का मामला ले लो, वो सारे बेसिक मुद्दे आज तक पेंडिंग है। आज तक मुंह बाए खड़े हैं। देश का नौजवान रोजगार का इंतजार कर रहा है, महिलाएं सुरक्षा की इंतजार कर रही हैं। सारा कुछ ऐसा आज तक कुछ हुआ ही नहीं और वही आतंकवाद वाला मामला वैसे का वैसा चल रहा है। तो अब आपने फिर से वही बात करनी शुरू कर दी और जो चुनाव आपने देख लिया कि कुल मिलाकर के है कि बीजेपी अपने एजेंडे पे आ गई है कि हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के ध्रुवीकरण के आधार पे 2019 को साधने की कोशिश की जा रही है। आपका सीधा आरोप है। चलिए मनीष जी, आपने सुना अभी आपने सुशील शर्मा साहब को साफ कहना है कांग्रेस का कि ध्रुवीकरण की एक पहल है, 2019 को साधने के लिए आदित्यनाथ को लेकर के आए हैं ताकि उत्तर प्रदेश में इसी तरह से पोलराइज करके 80 सीट लोकसभा की हैं, वहां पे 5 सीट उत्तराखंड में है, दोनों को साधने की कोशिश की जा रही है ताकि 19 का रास्ता साफ हो सके।
नहीं, वो तो जो बीजेपी का घोषणा पत्र चुनाव में है, जो सबका साथ सबका विकास जैसा उच्चारित, वो तो हो ही नहीं रहा ना कुछ। आप कहीं कह रहे हो, लोगों को भरमा रहे हो, भरमाने के अलावा कुछ काम नहीं है। एक्चुअल में धरातल पे वो काम नजर आने चाहिए। चलो वही बता रहे हैं, आपके आरोप का जवाब दे रहे हैं, बात बताइए। यह है कि योगी आदित्यनाथ जो भारतीय जनता पार्टी के कई बार सांसद रहे, वरिष्ठतम, और उन्होंने मुहिम चलाई, टीम बनाई, अपने विषय रखे और जनता ने उनको स्वीकार किया। कोई उस पर टिप्पणी नहीं करता, उसका विरोध नहीं किया, लोगों के बीच में रहे और वो लोकप्रिय होते गए। बड़ी बात ये है। तो ये सब बातें बेमानी है कि वो क्या बात कह रहे थे, क्योंकि वो बार बार जीतते भी हैं। अब ये कहेंगे कि बड़ी बात ये है, केवल टिप्पणी करने के लिए इन्होंने कहा है, लेकिन वो वरिष्ठतम नेता थे, सब लोगों ने कहा ये हमारे यहाँ के अच्छे व्यक्ति हैं, पुराने हैं और इनको मौका देना जाना चाहिए, तो ये सबको साथ लेके चलेंगे। और चूंकि अतिरिक्त रूप से बहुमत बीजेपी के पास है, 325 सीटें हैं, तो ऐसे टाइम पर हम खुलकर अपने वो सारे काम कर सकते हैं जो कि हमने घोषणा पत्र में कहे हैं। तो अल्टीमेटली इसके नाते से आप देखेंगे कि अगर आप 12 साल से 15 साल से संसद के गलियारे में जाते हैं, भाषण देते हैं, साथ रहते हैं, और फिर भी आप पर कोई ऐसा कारण नहीं हुआ है जिसको आपको चुनाव लड़ने से मना कर दिया हो, तो संवैधानिक एस्पेक्ट पर ये बार बार कहना कि उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं, तो ये तो बेमानी है, क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था है। योगेंद्र जी, दूसरी बात, जो अभी भी ये इस चीज से मैंने कहा केवल बहाने बनाने की बात है। जिन 55 लाख घरों में उज्ज्वला योजना के तहत गैस पहुंची, उन लोगों ने वोट किए। 4 वोट भी एक घर के माने तो 2 करोड़ वोट होते हैं, बीजेपी जीत गई। अभी भी ये बार बार कहते हैं राम मंदिर, क्योंकि इनको लगता है, जो इनको वोट देने वाले लोग हैं, वो उसी लिए ध्रुवीकरण होगा जब ये कहेंगे तो राम मंदिर बनाने की बात करते हैं और बनाते हैं नहीं। तो फिर सभा में बीजेपी के नेता को जवाब देना पड़ता है कि राम मंदिर तो कोर्ट में चल रहा है, तो फिर ये कहते हैं देखो पहले तो कह रहे थे हम बनाएंगे, देखो क्या जो वास्तविक स्थिति बता रहे हैं अल्टीमेटली। अब फिर देखो क्या है इसमें, उसके बाद संवैधानिक बेंच जो है, बेंच बनवाओ, उसकी अलग से और सुनवाई कराओ, डे टू डे सुनवाई करवा, फैसला करा लो। लेकिन आप तो कराई नहीं रहे। मनीष जी, देखिए गवर्नमेंट आपकी हो चाहे कांग्रेस की हो, इस तरह के जब मामले होते हैं तो इनकी गंभीरता को देखते हुए संवैधानिक पीठ को हैंडओवर कर दिए जाते हैं और उनको एक फास्ट ट्रैक की तरह काम में लिया जाता है कि थोड़ा फास्ट डिसीजन इस पे। मैं एक बात, मैं तो परिश्रम से एक बात कह रहा हूँ, मैं तो और परिश्रम से एक चीज की बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आपने साइकिल का पीछा छोड़िए, साल निकाल दिए, 2.5 साल उसकी बात करो, राम मंदिर की बात करो, सबको दंडित किया जाएगा। आपने एक भी जांच होगी, जिन लोगों ने वो जेल में जाएंगे, आपके हो तो आप बता दें। मैं जो बात कर रहा हूँ, सरकार दो, बड़ी जिम्मेदारी है सरकार को। उनका एक आरोप हो गए, मनोज जी आरोप का एक आरोप आ रहा है, सुशील जी का आरोप आ रहा है, उसका जवाब। सुशील जी आपका क्या आरोप है, बताइए, जवाब देंगे। कि आप जो मंदिर की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, हम कोई नहीं करते हैं। 200 दंगे हुए आपके, वो आप शासनकाल में लोगों को दंडित करना है, कानून व्यवस्था को ठीक करना है। उन्होंने कहा है कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है, मां बहनों की सुरक्षा की जाएगी। जिन लोगों ने बलात्कार तक की जांच नहीं करी, थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, उन लोगों को सत्ता से उखाड़ के बाहर फेंक दिया और अभी ज्ञान दे रहे हो। आप जवाब अभी देना चाह रहे हो, की बात कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। जिस आदमी को 3 दिन नहीं हुए मुख्यमंत्री बने हुए हैं, से केंद्र सरकार है, 3 साल की बात। मेरा सवाल केंद्र सरकार से है। चलिए एक बार सवाल मनीष जी, आपको थोड़ा सवाल केंद्र सरकार से है, योगी मेरा सवाल के बारे में 3 दिन नहीं है और मेरा सवाल कह दिया है बात, देश के विधि मंत्री से है, 6 महीने तो देने मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि आपका 2.5 साल निकल गया, 2.5 साल में सुप्रीम कोर्ट में आपने एक भी एप्लीकेशन लगाई हो कि इस मुद्दे की जो मंदिर मामला है उसकी तत्काल सुनवाई हो और देश हित में इसका फैसला हो, वो आपने 2.5 साल में एक भी एप्लीकेशन इस मामले में लगाई हो तो इस देश की जनता को बताएं। कोर्ट अपना काम करता है, एप्लीकेशनों के लिए ज्ञान नहीं दीजिए आप। एक बात आप ये कहना चाहते हैं कि आपके मंत्री कहते हैं, आपके विधायक कहते हैं, जो त्वरित सुनवाई की कार्रवाई की बात है वो भी हो जाएगी, लेकिन आपने जिस तरह की बात करी, रोज छपाते हैं, पिटने के बाद आता है, हम पिटने के बाद चुनाव आता है तब आपको राम जी कर रहे हैं, और जब राम चल जाता है एक बार दंगे कर दिए, मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उनको खड्डे से बाहर निकालने नहीं दिया, और अब जब योगी आदित्यनाथ विकास करेंगे खुद कहते हैं 2.5 साल हो गए, साबित कर दो। 2.5 दिन नहीं हुए अभी तक मुख्यमंत्री जी को, 2.5 दिन नहीं हुए योगी आदित्यनाथ जी को, भैया मोदी जी का सवाल कर रहे हैं। अब मोदी जी सरकार का सवाल है, ऐसा करो, रोनाल्ड जी का सवाल करो, अब रोनाल्ड जी का सवाल करो, आप कुछ भी करोगे,
ये क्या बात हुई? आप इसलिए जवाब नहीं दूंगा नहीं है। आपके ये जो गुंडागिर्दी है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरह से यूपी की सड़कों से सफाया किया जाएगा वो टेलीविजन चैनल में भी ऐसा जवाब दिया जाएगा। जिन लोगों ने मूर्ख बनाया लोगों को वोट के लिए, सत्ता के लिए, उन लोगों को यही जवाब दिया जाएगा। चले हैरान अपने नियमों पर चलेंगे। देश की जनता आपको को भी किसी बात समझ में नहीं आती है। आने वाले समय में आप लोगों को चूल्हे दे दिए गैस के, पड़ेगा। उन माओं ने झूम के वोट दिया और बीजेपी जीत गई। आप बार बार कह रहे हैं राम मंदिर पर ध्रुवीकरण करके जीते हैं। जो लोग इतनी सी बात नहीं समझना चाहते हैं उन लोगों को क्या जवाब दिया जाए? सुशील जी, आप देश की जनता को जवाब दोगे? दे देंगे, दे दिया है। आगे भी देखिएगा, आगे सोचिए आप। लेकर के आप वोट मांग रहे हो, 25 स्टेटों से 4 में रह गए हो, अभी उसको भी रोजगार मांग लो आप। इन्हीं लक्ष्यों से हुआ है और इसीलिए काम में कुंडली पहने हुए योगी आदित्यनाथ आपका विकास दर घट गई। उत्तर प्रदेश के आप लोगों की छाती पर सांप लगा रहे हैं। सीएम है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ये भाषण दे रहे हैं, वो वादा कर देंगे, वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। आपको राम गोपाल जी से सीखना भाई के लड़ाने एक सवाल मेरा विष्णु कुलवाल जी से वापस आ गए। एक सवाल मेरा विष्णु कुलवाल जी से। विष्णु कुलवाल साहब, देखिए आप और हमारे दोनों की समझ से बाहर का मामला है, ये हल्ला है और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हाँ, मैं आपके पास में आऊंगा। आप समझ नहीं रहे। कहा 3 बातें, हमें क्या समझाओगे? 3 बातें क्या साइड में चली जाएगी क्या? एक बात मनीष जी, मेरे कहने से एक बार आप चुप होइए। मेरे कहने करते जाओ, सुशील जी, आपका सवाल आप बता दीजिए। आपका सवाल बता दीजिए, जवाब है इनके पास। जवाब सुन लीजिए एक बार, अगर मौका दूंगा। जवाब दे रहे हैं, चलिए आप जवाब बता ही नहीं रहे। चलिए बताइए मनीष कह रहे हैं जी कि कोर्ट में आपने एप्लीकेशन अर्ली हियरिंग की क्यों नहीं लगाई? इतनी सी बात है, ये वकील बताएगा जिसने लगानी है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री सरकार है। अरे केंद्र सरकार आपकी है, आप सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, कोई रिजल्ट है नहीं। सरकार इस बात में चुनाव जीत के आई है। जब आप आपको देना पड़ेगा। आप क्यों बोल रहे हैं? आप जिस पार्टी के सवाल ये है मेरा, सवाल ये है, सवाल ये है, अगर आप लगाएंगे, अगर आदित्यनाथ का पहला बयान ये होता कि राम मंदिर के बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो अड़चन है उसे दूर करके इसे तैयार किया जाएगा और जल्द हम बनाएंगे, तो बात यह होती कि देखिए हम कह रहे थे कि हिंदुत्व का मुद्दा है और राम मंदिर से ही शुरुआत की गई है, वो भी एक वो होता। लेकिन आदित्यनाथ ने पहली बार ये कही है, एज ए मीडिया पर्सन मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए और ना हिंदुत्व का मामला है ना मुस्लिम का मामला है, होना यह चाहिए कि जो वंचित है उन्हें उनका अधिकार मिले, उनको उनकी जो राज मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। राज मिलने तक वादे दूसरे रहते हैं, सब शमशान और कब्रिस्तान याद आता है और राज मिलने के बाद में वही बातें होती हैं जो हम सब करते हैं। विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई घटनी चाहिए, तो यही चाहते हैं ना आप सब लोग, यही चाहते हैं ना, हम तो यही चाहते हैं, जनता भी यही चाहती है। यही मान लीजिए, से पहले आपको शमशान याद आ गया, चलिए घर में आपको याद आ गया, विकास के नाम पे घर वापसी मान लीजिए, चुनाव में आपको याद आ गई। विकास भारत का घर है, विकास का एजेंडा भारत का घर है और आप ये मान के चलिए कि बीजेपी की घर वापसी हो रही है। एजेंडे पे काम कहाँ हो रहा है? हम तो यही करेंगे एजेंडे में 2 ही दिन दूसरा दिन ही है। हम तो केंद्र सरकार की बात करें, इनको अभी मौका है, मिला है, अब आगे काम करके बताएं। आपके आरोप का जवाब तो सुनिए, एक बार आरोप का जवाब 2019 की बात कर रहे थे, एक बार जवाब सुन लीजिए, जो इन्होंने एक बार जवाब सुन लीजिए। ये मनीष जी जवाब तभी तो देंगे, आप इनको बोलने दीजिए। मनीष जी सवाल ये है कि आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, विष्णु कुलवाल साहब ने भी ये बात उठाई, सुशील जी का भी ये कहना, लेकिन हमारा मानना है कि इलेक्शन से पहले किसी ने भी पोलराइज करने की कोशिश की हो, चाहे कब्रिस्तान शमशान का मुद्दा रहा हो, चाहे गधे और विज्ञापनों का मामला रहा हो, बात ये नहीं है। जीतने के बाद में आपका विजन एक अपना प्रदेश होना चाहिए, किसने मुझे वोट दिया किसने नहीं दिया, यह एजेंडा नहीं होना चाहिए। तो क्या वास्तव में देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात पर यकीन कर सकती है कि आदित्यनाथ, जिनका एक फेस हिंदुत्व कट्टर हिंदू नेता के रूप में रहा है, वास्तव में वो विकास के मामले में वापसी कर रहे हैं और उस एजेंडे पे ही चलेंगे? ये जानना चाह रहे हैं हम। जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के नाते पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था को ठीक करना, दूसरी बात इन सब गरीबों के जिन्होंने हमको वोट दिया है, दलितों ने जिनको हमको वोट दिया है, उन सब की तरक्की के लिए जो योजनाएं हैं उनको निश्चित तौर पर जल्दी से लागू करना प्राथमिकता होगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और मैं यही कह रहा हूं कि प्रशासन जो है, जिन ऑफिसर्स की मीटिंग वो ले रहे हैं, वो आईएएस अधिकारी हैं,
वो वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सबको भी 2 बातें उन्होंने कही है। स्वच्छता को आग्रह बनाना पड़ेगा, अपनी संपत्ति की घोषणा 15 दिन में कर दीजिए, और ये जो लाल बत्ती का दुरुपयोग है ये बंद कीजिए। 3 बातें हुई है। तीनों बातों की प्राथमिकता पर जनता में करतल ध्वनि से स्वागत हुआ है। अब उसकी मिर्चियां विपक्षी पार्टियों को लग रही है। लगता था कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ सीएम बनेंगे, हम कहेंगे देखिए हिंदू फासिस्ट आ गए हैं, देखिए बाबा जी को मुख्यमंत्री बना दिया है, तो सारे मुसलमान इकट्ठे होकर जय जयकार करेंगे। पर वहां तो पहले ही 3 तलाक के मुद्दे पर लोगों ने भाजपा को वोट दे दिए, तो ये वो बात भी चली गई। और इसी की खींच है कि आज बार बार ये 2.5 साल 3 साल राम मंदिर कर रहे हैं। मजे की बात है, मुद्दा बीजेपी का है और उच्चारण इनका है। हम यही चाहते हैं। देश की जन जन की भावना है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं के मुंह से भी निकल रही है, तो यही एक्सपोजर है और यही इसलिए करना है। बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी सीनियर लीडर हैं, कब करना है, पुराने लीडर हैं, और वो जो बीजेपी का एजेंडा घोषणा पत्र में आया है उसको लागू करके ही छोड़ेंगे। चलिए विष्णु कुलवाल साहब, मैं आपके पास में आऊंगा। आपने बहुत दोनों को सुना है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आदित्यनाथ पे उत्तर प्रदेश की जनता बिलीव कर सकते हैं। देखिए, पार्टीबाजी एक अलग बात है, चुनाव से पहले की होती, चुनाव के बाद चुनी हुई सरकार है, और हमारे लोकतंत्र में वो ही जब तक उसका टेन्योर रहता है तब तक उसी को काम करने का अवसर मिलता है, वो ही काम करती है। ये माना जा सकता है कि वास्तव में जो स्लोगन है बीजेपी का, उसके अकॉर्डिंग काम शुरू होगा, क्योंकि जीतने के बाद और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कोई बयान ऐसा बीजेपी का नहीं आ रहा है जो चुनाव से पहले एक जो दिशा और परिदृश्य जो बन रहा था कि अलग स्थितियां होंगी, आदित्यनाथ भी गोरखपुर के सांसद रहते हुए कुछ अलग ही दिशा में चल रहे थे, वो सब चीजों से लगता है कि आदित्यनाथ मूल धारा में आएंगे। देखिए योगेंद्र जी, सुशील जी ने और मनीष जी ने जो बातें कही, वो मैं आपको उसको जरा खोल देता हूं बातों को। अगर वास्तव में ही राम मंदिर बनाना है और बनाने का इन्होंने वादा किया है, अगर इनको याद है तो मैं कहता हूं स्पेशल कोर्ट लगा के डे बाय डे उसकी तारीख करके उस मैटर को सल्टाया जाए। नंबर 1। जब आप कहते हैं ऐसा नहीं होता है, तो अजमेर ब्लास्ट कांड के ये सब होता है, सरकार की इच्छा दिन पर दिन, तो वो रोजाना डे टू डे करके कैसे उसको पूरा कर दिया। देखिए, सरकार की मंशा होनी चाहिए, क्या काम करना है, सरकार की मंशा क्या है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जीत के आए हैं और आज हमारे वो यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट ही तो कर रहा हूं, मैंने कुछ कह थोड़ी दिया। जब उनको मुस्लिम समाज के लोग उनको इतना पसंद है, इतना वो चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री जी का सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि उन समस्त मुस्लिम भाइयों को बैठा के ये फैसला कर ले कि यार कोर्ट तो छोड़ो, अपन पहले सामाजिक फैसला कर लेते हैं क्या मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। देखिए, अगर वास्तव में नीयत साफ है और मन साफ है और जो वादा किया उसको पूरा करना चाहते हैं, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। जब दोनों पक्ष राजी हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट रोक देगा क्या, हम दोनों राजीनामा करके पहुंच जाएंगे कि साहब कोई हमारे डिस्प्यूट नहीं, हम तो मंदिर बनाना चाहते हैं। चले मंदिर का नहीं, मंदिर का एक विषय हो। देखिए, मंदिर बात करो, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा यूपी में चुनाव जिता के छोड़ेंगे, इसीलिए ऐसा कह हाँ, मैं मनीष जी, मैं इसलिए आपको, मनीष जी आप सही बोल रहे हो, मैं आपको फिर जितवाना चाहता हूं, आप जीतने की कोशिश करते रहे। मैं कहता हूं कि झूठ कब तक बोलोगे, हम उस झूठ के पीछे पड़े हुए कि जब तक आप उस झूठ को सच में गठबंधन करेंगे, और जब तक हम तो खुद ही बोलते बड़ो, हमने कब मना किया, हमने मना किया क्या, हमने मना किया क्या, हमारी पार्टी ने मना किया क्या, आप बनाना क्यों नहीं चाहते हो। हम ये तो बोलना चाहते हैं तो आप तो ये बात करो ना कि मंदिर जल्दी 7 दिन में बढ़ाएंगे, 10 दिन में बढ़ाएंगे। देखिए, वहां पे काम तो चालू वही, कारीगर काम करिए, नहीं काम कारीगर कर रहे हैं। देखिए मनीष जी, आप लोगों ने क्या किया बताओ, राम मंदिर के नाम से आपने क्या किया, राम जी के ऊपर जो छतरियां बनी थी उनको आपने तोड़ा, उस राम जी को आपने धूप में डाला, आपने क्या राम जी के नाम से काम किया, पर गुमराह कर रहे हो आप, गुमराह कर रहे हो आप। चलिए मैं रोकना चाहूंगा, समय हो चुका है। चलिए सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के विकास का एजेंडा होना चाहिए, हमारी भी इच्छा यही है कि सबका साथ सबका विकास, सरकार इसी रूट लाइन पे काम करे, लेकिन प्रतिपक्ष की पार्टियां जरूर महंत आदित्यनाथ को याद दिलाती रहेंगी कि आपके एजेंडे में राम मंदिर भी है। बेशक 370 का इश्यू यहां पे नहीं उठे, लेकिन राम मंदिर एक प्राथमिकता में होगी। जब आदित्यनाथ भी उसमें संकल्प लिए हुए हैं, उमा भारती, लालकृष्ण आडवाणी सहित कई जो ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ मामले चल रहे हैं, आदित्यनाथ भी उसमें संकल्प लेने वालों में से एक हैं।
जिनमें कहा गया था कि हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे कि नहीं बनेगा। लेकिन विकास के साथ साथ मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष वहां पे जो पार्टियां हैं वो राम मंदिर के मुद्दे को याद दिलाते रहेंगी और एक प्रेशर भी होगा कि अब सरकार केंद्र और राज्य दोनों जगह आपकी है, क्लियर मेजोरिटी के साथ है, अब राम मंदिर के निर्माण पे आपकी इच्छा शक्ति को स्पष्ट करिए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये एक चुनौती बन करके रहेगी। बीजेपी चाहे इसे दबाने की कोशिश करे, लेकिन आपने बीएसपी और कांग्रेस दोनों को सुना, इसी तरह से चाहे एसपी हो चाहे दूसरे दल हो, इस मुद्दे को एक बार फिर उठा के ला सकते हैं और बीजेपी के पाले में ये बॉल होगी कि अब उसे इसका निस्तारण कैसे करना है। चलिए, आदित्यनाथ साहब को शुभकामनाएं, काम करें, उत्तर प्रदेश का विकास करें और साथ साथ अपने एजेंडों पे भी जरूर ध्यान रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। रामगढ़ में टावर जाना का है मास्टर? ठाकुर साहब की हवेली जाना है। जाना तो है ठाकुर रिजॉर्ट। और कह रही हो ठाकुर हवेली? लो आ गए तुम लोग। ठाकुर साहब यहाँ तो सब बदल गया। पर अपने लोग नहीं बदले। मैं राधा बोल रही हूँ। राधा राधा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राधा BSNL अपनों को से जोड़े। 65 साल से चली आ रही थी बनती बिगड़ती जिंदगी। कुछ झूठे वादे चला रही थी देश। ऐसे ही कुछ वादों से बनती बिगड़ती आ रही थी हमारी किस्मत। शुक्र है हर खबर से बाखबर हैं हम, क्योंकि हर वादा झूठा नहीं होता। राजनीति का तूफान हो या सत्ता के लिए बिछाई बिसात, सिनेमा की चकाचौंध हो या अपराध से अपराधियों तक की पकड़, सड़क से संसद तक मचा हो कोहराम, लेकिन नहीं हो रुकने का नाम। हर खबर से रखें आपको बाखबर। जन टीवी न्यूज, जन जन की आवाज। मौसमी बीमारियां या उनके समाधान, डॉक्टर्स के परामर्श या स्पेशलिस्ट की गाइडेंस पहुंचाएंगे आप तक मेडिटॉक्स के जरिए, सिर्फ जन टीवी पर। हो गई भोर, खिल उठी धरा, खुल गए प्रभु के पावन द्वार। भक्ति के रंग में रंग गया संसार। जाग गया मन और गूंज उठी एक मधुर आवाज। देखिए अमृत धारा, भक्ति धारा, हर रोज प्रातः 7:30 बजे सिर्फ जन टीवी पर।
65 साल से चली आ रही थी बनती बिगड़ती जिंदगी। कुछ झूठे वादे चला रहे थे देश।